स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल क्रीमी और वृक्ष सहजीवन। नंदिनी ने अपना गुस्सा दिखाना जारी रखा। यह पौधे प्रकार के डीमन प्राणियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी था। आइस एलिमेंट प्लांट एलिमेंट के विरुद्ध प्रभावी था। यह बुनियादी ज्ञान था जिसे प्रत्येक छात्र को मैजिक के बारे में अपने 9 वर्षों के अध्ययन में सीखना था। ऐसा कहा जा रहा है कि फायर एलिमेंट प्लांट एलिमेंट के विरुद्ध और भी अधिक प्रभावी था। नंदिनी द्वारा जमे हुए ब्लैक ट्री स्पिरिट से गुजरने के बाद आदर्श ने कमांडर लेवलिया ब्लैक ट्री स्पिरिट को देखा, जिसका उल्लेख नंदिनी ने किया था। ट्री स्पिरिट कमांडर कुछ अजीब था। वह झील में निवास कर रहा था और पूरी काली झील की सतह पर बड़े बड़े बुलबुले थे। यह काफी घृणित लग रहा था। ट्री स्पिरिट कमांडर के मध्य तने का मुंह इंसान जैसा अजीब था, लेकिन वह बहुत चौड़ा था। इसकी भयानक शाखाएं किसी पहाड़ी डीमन की भुजाएं और पंजे जैसी थी। जब आदर्श आगे बढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ एक विशाल भूरे भालू को पकड़ रहा है। भालू लगभग 6 मीटर लंबा था। उसके शरीर पर भूरे रंग की लपटें ढकी हुई थी। कोई यह बता सकता है कि भालू कोई साधारण सर्वेंट लेवल का जीव नहीं था, लेकिन ट्री स्पिरिट कमांडर ने भालू पर अनगिनत बार वार किया था, जिससे उसके चारों ओर खूनी छेद हो गए थे और खून फव्वारे की तरह झील में बह रहा था। झील में गिरते ही खून तुरंत काला हो गया। आदर्श ने अवचेतन रूप से गहरी सांस ली। झील पानी से नहीं बल्कि सड़ते खून से बनी थी। खून की इतनी बड़ी झील बनाने के लिए ट्री स्पिरिट कमांडर ने कितने प्राणियों को मार डाला था। ट्री स्पिरिट कमांडर अलर्ट पर था। इसने जल्द ही आदर्श की उपस्थिति को नोटिस किया। भले ही वह झील के किनारे छिपा हुआ था, जैसे ही उसका सामना हुआ उसने भयंकर चीख निकाली। भले ही पेड़ की कोई आंख या चेहरा नहीं था, यह आदर्श उसकी भूख और क्रूरता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जैसे कि जीवित किसी भी चीज को उसका भोजन माना जाता था। ताजा और कोमल मांस, अपने शिकार की पीड़ा की चीखें और तालाब में बहता हुआ खून। क्या आप अपने आदमियों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आदर्श ने ट्री स्पिरिट कमांडर को चिल्लाते हुए देखा तो वह मुस्कुराया। ट्री स्पिरिट कमांडर देखने में असमर्थ था, जैसा उसने सोचा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि नंदिनी ने उसके सभी अधीनस्थों को बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया था। ट्री स्पिरिट कमांडर के पास घुसपैठिए से छुटकारा पाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसके किसी भी अधीनस्थ ने उसके समन का जवाब नहीं दिया था। इसने अपनी शाखाएं फैलाई और उन्हें कोड़ों की तरह आदर्श पर मारना शुरू किया। एक साधारण पेड़ के रूप में आपने इतने सारे डिमनों को मार डाला है कि उनके खून से इतनी बड़ी झील बन गई है। क्या आप अपने माँ और पिताजी के लिए निराशा नहीं पैदा करते? आदर्श ने बड़ी फुर्ती से शाखाओं को चकमा देते हुए कहा। आदर्श अचानक पतली हवा में गायब हो गया और अपने पीछे एक छाया छोड़ गया, जिस पर ट्री स्पिरिट कमांडर ने अपनी शाखाओं के साथ ध्यान केंद्रित किया था। वह चुपचाप दूसरी दिशा में चला गया। आदर्श ने जमीन पर पैर पटका और उस जगह पर एक बड़ी छाया मंडराने लगी। धुंधला आकाश तुरंत ही घना काला हो गया और पूरे स्थान पर अंधकार छा गया। आदर्श द्वारा आखिरी बार निक्सरिज्म को कास्ट किए हुए कुछ समय हो गया था। स्पेस में डार्क एनर्जी की मजबूत उपस्थिति ने आदर्श के शैडो स्पिलो को काफी मजबूत किया। ट्री स्पिरिट कमांडर के पास आंखें नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वह यह समझने के लिए दृष्टि पर निर्भर नहीं था कि उसका दुश्मन कहाँ है। हालांकि निक्सरिज्म के डोमेन में आदर्श की गतिविधियां एक प्रेत की तरह अप्रत्याशित थी। हालांकि ट्री स्पिरिट कमांडर को पता था कि आदर्श कहाँ है, लेकिन उसकी शाखाओं को उसका पता लगाने में कठिनाई हो रही थी। विशाल शैडो, रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदर्श मैजिक करने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत अपने सिर पर थप्पड़ मार दिया। आखिरकार ट्री स्पिरिट कमांडर हिलने डुलने में असमर्थ था, इसलिए उसकी गति को दबाना अनावश्यक था।
स्काई लाइटनिंग क्लॉक। आदर्श ने ट्री स्पिरिट कमांडर के साथ और समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली लाइटनिंग मैजिक चलाया। गहरे काले आकाश से काली लाइटनिंग गिरी, चमका देने वाली और शानदार। भयंकर लाइटनिंग कई चापों में विभाजित हो गई और ट्री स्पिरिट कमांडर की ऊपरी शाखाओं पर वार करने वाले एक डीमन के पंजे का निर्माण किया। बिजली बेतहाशा चमकी और हर जगह कड़कने लगी। आदर्श को आश्चर्य हुआ। मजबूत हमले से ट्री स्पिरिट कमांडर में केवल एक छोटा सा छेद रह गया। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इससे ट्री स्पिरिट कमांडर को कोई गंभीर क्षति पहुंची है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी आग का उपयोग करने की जरूरत है। यह महसूस करने के बाद कि ट्री स्पिरिट कमांडर के खिलाफ लाइटनिंग के स्पेल इतने प्रभावी नहीं थे, आदर्श ने तुरंत अपने फायर एलिमेंट की ओर रुख किया। फिस्ट, जलती मुट्ठियों की बारिश। आदर्श ने एक कॉन्स्टलेशन बनाया, लेकिन उसने जबरन बारिश की बूंद के आकार की लपटों को जलते हुए मुट्ठी में बदल दिया। उन्होंने स्पेनिश फायर टॉसर से चाल सीखी थी। हालांकि ऐसा लगा जैसे उसे इसमें महारत हासिल करने के लिए बेहद समय की आवश्यकता थी। यदि स्पेनिश प्रतिनिधि की जलती हुई मुट्ठियों की बारिश एक तूफान थी, तो आदर्श की जलती हुई मुट्ठियों की बारिश केवल एक बूंदाबांदी थी। आसमान से जलती हुई मुट्ठियां बरसी, फिर भी मुट्ठियां विरल थी और जादू की क्षति स्काई फ्लेम अति संस्कार से बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि पर्याप्त प्रैक्टिस के साथ आदर्श निश्चित रूप से स्काई फ्लेम फ्यूनरल्स के एडवांस संस्करण में महारत हासिल करने में सक्षम होगा। ट्री स्पिरिट कमांडर के विरुद्ध लपटें वास्तव में अधिक प्रभावी थी। खून की झील में आग लगा दी गई और जलती हुई फिस्ट लगातार ट्री स्पिरिट कमांडर पर गिरी, जिससे उसके तने पर बड़े बड़े छेद हो गए। ट्री स्पिरिट कमांडर गुस्सा हो गया। झील का पानी बेचैन हो गया। जब आदर्श सोच रहा था कि जीव किस तरह का अटैक करेगा, तो उसने पानी के ईल की तरह बड़ी मोटी जड़ें निकलती देखी। जड़ों ने मूलतः पूरी झील को भर दिया। वे बढ़ते रहे और हिलते डुलते रहे और डरावने दिखने लगे। अरे बकवास, आखिर ये चीजें क्या है? क्या वे आग से नहीं डरते? आदर्श जोर जोर से चिल्लाने लगा। ईल जैसी विशाल जड़ें आग की लपटों पर रेंगने लगी, लेकिन आग उनमें से किसी को भी जलाने में विफल रही। वे जमीन पर पहुंचे और आदर्श का पीछा किया। आदर्श मैजिक बूट्स के साथ पूरे स्थान पर दौड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जड़ों की सीमा अनंत थी, क्योंकि वे देर होकर उसका पीछा करती रही। सारी झील जड़ों से भर गई। आदर्श ने कभी इतनी बड़ी जड़ों वाला पौधा नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों मछलियां उसका पीछा कर रही हो। आदर्श को महसूस हो रहा था कि वे धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, इसलिए वह दौड़ते समय जड़ों पर फायर फिस्ट मारता रहा। फायर ड्रैगन्स ने जड़ों पर अटैक किया, लेकिन वे बहुत कमजोर थे और जल्द ही गाढ़े खून से लथपथ जड़ों द्वारा उन्हें निगल लिया गया। उनमें से एक जड़ दूसरे से बहुत आगे थी। यह आदर्श के टखने तक पहुंचने से केवल इंच दूर था। आदर्श भागती हुई शैडो के साथ अपनी दिशा बदलने वाला था, फिर भी इससे पहले कि वह शैडो में गायब हो पाता, रूट इतना चतुर था कि उसने आदर्श के दाहिने पैर को लपेट लिया और उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही आदर्श को शैडो से बाहर निकाला गया, बाकी जड़ें उस पर टूट पड़ी। आदर्श को जड़ों से ढक जाने के बाद पहले से ही उसकी भयानक मौत की कल्पना हो चुकी थी। छोटी फ्लेम वेले, अपने पिता को बचाओ! आदर्श चिल्लाया। ठीक समय पर छोटी फ्लेम वेले प्रकट हुई। उसने तुरंत आदर्श को विपत्ति की आग से जला दिया। एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद मशरूम का एक छोटा सा बादल हवा में उठा। शॉकवेव ने जड़ों को टुकड़े में उड़ा दिया, लेकिन जब जड़ें अलग हो गई, जब भी वे जमीन पर हिल रही थी, जैसे कि प्रत्येक जड़ें एक अलग जीव थी। आदर्श ने करीब से देखा और आश्चर्यचकित रह गया। ये कोई जड़ें नहीं थी, वे कुछ पिशाच खून पीने वाले कीड़े थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जड़ें उसका पीछा करने में सक्षम थी, जैसे कि उनके पास आंखें थी। तब भी जब आदर्श निष्कासन के साथ अपनी उपस्थिति को आसानी से छिपाने में सक्षम था। धिक्कार है,
यह क्या बकवास है, यह पानी के ऊपर एक पेड़ जैसा दिखता है लेकिन इसकी जड़ें कीड़े जैसी है। आदर्श ने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। अगर वह जानता कि लड़ना कितना मुश्किल है तो वह छोटे ब्लैक से निपटता। ट्री स्पिरिट्स और नंदिनी को राक्षस से निपटने दे, इसे लो। आदर्श भी नाराज थे। उसने तुरंत ज्वाला तलवार को बुलाया। आदर्श ने तुरंत फ्लेम स्वॉर्ड से अटैक नहीं किया। उसने अपने हाथ में तलवार को उस उत्कृष्ट नियंत्रण के साथ पकड़ रखा था जो लिटिल फ्लेम बेले ने उसे प्रदान किया था। आगे की ओर अटैक के साथ आग की लपटें आगे बढ़ी और कीड़ों को कई हिस्सों में काट दिया। कुछ देर तक फ्लेम स्वॉर्ड को बेतहाशा लहराने के बाद जड़ें छोटे छोटे टुकड़ों में कट गई। लिटिल फ्लेम बेले की डिजास्टर आग वास्तव में बेहद मजबूत थी। आदर्श के पास केवल अपनी रोज फ्लेम्स के साथ कमांडर लेवल के प्राणी के खिलाफ कोई मौका नहीं था। पर खून की झील के नीचे फिर कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। ट्री स्पिरिट कमांडर की जड़ें फिर से उगाई। उनकी संख्या पहले दिखाई देने वाली जड़ों से कम नहीं थी, मानो उनका कोई अंत नहीं था। आदर्श को तुरंत एहसास हुआ कि कीड़ों को काटना पूरी तरह से व्यर्थ था। उसे डीमन स्पिरिट को हराने का रास्ता खोजना था। रॉकेट विंग्स! आदर्श ने अपने चारों ओर लगी आग की लपटों को पंखों में बदल दिया, जिससे तुरंत उसकी पीठ पर 2 शानदार पंख बन गए। पंख फट गए जिससे आदर्श आगे बढ़ गया। आदर्श अब भारी दबाव के बावजूद अपनी गति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। उसने फ्लेम स्वॉर्ड उठाई और ट्री स्पिरिट कमांडर पर अटैक कर दिया और खून की झील के पास जलती हुई लपटों का एक उज्जवल निशान छोड़ दिया। मरो! फ्लेम स्वॉर्ड का विस्तार हुआ और इसकी लंबाई 16 मीटर तक पहुंच गई। आदर्श ने उसे बेरहमी से नीचे झुलाने से पहले उसे अपने सिर के ऊपर पीछे की ओर उठाया। विपत्ति की आग उस अजीब पेड़ के लिए घातक थी। आग की लपटें तुरंत ट्री स्पिरिट के मोटे तने में घुस गई और उसे पेड़ की चोटी से जड़ों तक आधा काट दिया। भयंकर विपत्ति की आग बेतहाशा फैल गई और पूरे पेड़ को भस्म कर दिया। भूरे रंग की लपटें भयंकर रूप से उठी और यहाँ तक कि खून की झील भी आग की लपटों से लाल रंग में रंग गई। पेड़ की जड़ों के रूप में काम करने वाले कीड़े झील पर उभर आए। उनमें से इतने सारे थे कि वे झील की सतह पर ढेर लगने लगे। जब उनके मेजबान की मृत्यु हो गई तो पिशाच कीड़े अलग हो चुकी शासनली की तरह लुढ़क गए और कुछ ही सेकंड में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके अवशेषों से खून की पूरी झील भर गई। नंदिनी इस दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंची और देखकर उसे घृणा हुई। अगर ऐसा भयानक जीव बाहरी दुनिया में मौजूद होता तो क्या यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं होता? रक्त की झील उसके पोषक तत्व का स्रोत थी, जबकि कीड़े पेड़ के साथ सहजीवन में रह रहे थे। उन्होंने ब्लैक ट्री स्पिरिट के विशाल जंगल का निर्माण करते हुए ऊर्जा को बाकी ब्लैक ट्री स्पिरिट में ट्रांसफर करने में मदद की। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल लूट लिया गया। दुनिया इतनी बड़ी थी कि हर तरह की अजीब चीजें खोजी जाने की प्रतीक्षा में थी। ट्री स्पिरिट कमांडर की जीव विज्ञान काफी डरावनी थी। यदि हंटर जो अक्सर जंगल में घूमते रहते हैं इस तरह से जंगल में ठोकर खा जाते हैं तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं होती। मानवतावाद के मजबूत विचारों वाले कई लोगों ने हमेशा उन खतरनाक स्थितियों की आलोचना की जिनमें प्रतिभागियों को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के खजाने की खोज के दौरान रखा गया था। उनका मानना था कि यदि यह केवल एक टूर्नामेंट है तो प्रतिभागियों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और दुर्घटनाओं में पकड़े गए प्रतिभागियों की मौत को देखना दुनिया के लिए भी अनुचित था। हालांकि हंटर यूनियन ने इस सुझाव को जबरन खारिज कर दिया। हंटर हमेशा ब्लेड की नोक पर चलते हैं और हर साल मरने वाले हंटरों की संख्या अनगिनत थी। यदि मैजिशियन डीमन प्राणियों के लिए मरने के लिए तैयार नहीं थे तो वे बेहद सारे संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वे केवल मुफ्तखोरों के एक समूह को ट्रेनिंग दे रहे होते। मानव जाति के लिए डीमन प्राणियों से उत्पन्न खतरा सदैव विद्यमान था।
हंटर यूनियन नहीं चाहता था कि लोग यह सोचे कि दुनिया शांत और शांतिपूर्ण है। उनका मानना था कि जब तक वे शहरों के भीतर रहेंगे तब तक वे आरामदायक जीवन जी सकते हैं। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने जो क्रूर मौतें देखी वे जंगल में अधिकांश हंटरों की वास्तविकता दिखा रही थी। मैजिशियन के लिए पूर्ण सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए टूर्नामेंट का पैमाना जितना बड़ा होगा टूर्नामेंट के लिए वास्तविकता पर टिके रहना उतना ही महत्वपूर्ण था। जिस स्थान पर प्रतिभागी थे वह डेमन प्राणियों का क्षेत्र था और सभी प्रकार के भयानक प्राणियों के आबाद थे। इन नरभक्षी प्राणियों को ऑब्जर्वर ईगल्स के प्रसारण के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। जब आदर्श काले जंगल में गया तो ऑब्जर्वर ईगल्स उसकी गति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऑब्जर्वर ईगल्स ने आखिरकार समय पर सफलता हासिल की जब आदर्श ने ट्री स्पिरिट कमांडर को अंतिम झटका दिया। कीड़ों ने जल्द ही खून की झील को भर दिया, लेकिन यह जानते हुए कि कई सामान्य लोगों को इस तरह के खूनी दृश्य को पचाने में कठिनाई होगी, आयोजक ने तुरंत लाइव प्रसारण को अन्य ऑब्जर्वर ईगल्स पर स्विच कर दिया। आदर्श को भी देखा जाना पसंद नहीं था। आखिरकार उसके पास अन्य प्रतिभागियों की तुलना में अधिक एलिमेंट थे और उसका अपनी असली ताकत को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। क्या आपको मौलिक क्रिस्टल मिल गया है? नंदिनी ने पूछा। हाँ, यह तुम्हारा है, क्योंकि जब हमने डूबने के कर्ज का समाधान किया था तो तुमने मुझे अपने सभी पुरस्कार दिए थे। आदर्श ने फंडामेंटल क्रिस्टल नंदिनी को सौंप दिया। नंदिनी ने फंडामेंटल क्रिस्टल लेने में कोई संकोच नहीं किया। आदर्श की तरह उसे भी आगे बढ़ने के लिए संसाधनों की सख्त जरूरत थी। वह अभी प्राप्त हुए फंडामेंटल क्रिस्टल के साथ आइस एलिमेंट के फंडामेंटल क्रिस्टल का व्यापार कर सकती है। आइस एलिमेंट फंडामेंटल क्रिस्टल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा आइस क्रिस्टल धनुष को बनाए रखने में सक्षम थी। चूंकि उसकी कल्टीवेशन अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी, अगर वह ऊर्जा की बाहरी आपूर्ति खोजने में विफल रही तो उसे आइस क्रिस्टल धनुष से असहनीय दर्द सहना पड़ेगा। वह आइस क्रिस्टल धनुष को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे अभी भी सुपर लेवल हासिल करना बाकी था। फंडामेंटल क्रिस्टल की ऊर्जा उसके द्वारा एकत्र किए गए आइस क्रिस्टल धनुष के टुकड़ों की ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम थी, और टुकड़ों को ऊर्जा से भरने से उसकी कल्टीवेशन में भी सुधार होगा। इसलिए आइस एलिमेंट के मौलिक क्रिस्टल उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। क्या तुम दोनों बहुत जल्दी नहीं जा रहे हो? कहीं से एक व्यंग्यपूर्ण आवाज आई। आदर्श और नंदिनी एक ही समय में मुड़े और उन्होंने काले पेड़ों के बीच से भूरे पीले बालों वाले एक व्यक्ति को अपने 4 अन्य साथियों के साथ उनकी ओर आते देखा। नंदिनी ने उनके पहनावे पर नजर डाली और अमेरिकी और कनाडाई टीमों के प्रतीक देखे। तो यह आप है, क्या संयोग है। जब आदर्श ने उस आदमी को देखा तो मुस्कुराया और उसका स्वागत किया जैसे वह कोई पुराना दोस्त है। विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अब भी इतने प्रसन्नित हो सकते हो। मुझे बाजार में हमारे बीच हुए विवाद को सुलझाने का मौका नहीं मिला और अब तुमने कुछ चुरा लिया है जिस पर हमारी नजरें टिकी थी। चूंकि आप दोनों ने इसके लिए बेहद मेहनत की है, हमें फंडामेंटल क्रिस्टल का आधा हिस्सा दे दीजिए और हम आपको जाने देंगे, जैक ने मांग की। पिछली बार मिस्टर संदीप इस आदमी का समर्थन करने के लिए वहां थे, लेकिन वे अब एक सीमित स्थान पर थे और उनके पक्ष में 4 अन्य लोग थे। जैक का मानना था कि आदर्श को उससे मूल्यवान आत्मा छीनने के लिए सबक सिखाने का यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। नंदिनी, क्या उन्होंने वास्तव में सबसे पहले अपनी नजर पर लूट रखी थी? आदर्श ने पूछा। वे अभी आए हैं, नंदिनी ने उत्तर दिया। कहो जैक, तुम मैजिशियन बनने की जहमत क्यों उठाते हो? मुझे लगता है कि तुम डाकू बनने में बेहतर हो, आदर्श ने कहा। आदर्श की टिप्पणी सुनकर जैक के होठ मुड़ गए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपना मन बदल दिया है। हम पूरा फंडामेंटल क्रिस्टल ले जाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप दोनों जहां तक संभव हो दौड़े। नंदिनी ने युद्ध की तैयारी करते हुए अपनी हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। खजाने की खोज में सिर्फ खजाने की खोज करने वाले ही शामिल नहीं थे, बल्कि प्रतिभागियों को लूट के लिए एक दूसरे से लड़ना भी शामिल था। नियमों में यह नहीं कहा गया कि प्रतिभागियों को उस लूट को लक्षित करने की अनुमति नहीं थी जो अन्य लोगों ने पाई थी। धैर्य रखें,
आदर्श ने नंदिनी के कान में फुसफुसाया। फिर वह जैक की ओर मुड़ा और अपने पीछे खड़े 4 छात्रों पर नजर डाली। यो, क्या वो नंदिनी नहीं है? हर कोई हाल ही में उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो इतनी उज्जवल नहीं है जैसे उन्होंने बताया है। एक कुत्तिया औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा। पहले दौर में नंदिनी के प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट में बाकी महिला छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए काफी प्रतिष्ठा दिलाई थी। इस प्रकार कई लोग उससे अविश्वसनीय रूप से जलते थे। चूंकि आपके पास संख्या का लाभ है, हम इसे आपको देंगे। यह सिर्फ एक फंडामेंटल क्रिस्टल है। जब तक मछली मर नहीं जाती या जाल टूट नहीं जाता, तब तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आदर्श अपने हाथ में फंडामेंटल क्रिस्टल लेकर आगे बढ़ा। क्या तुम अपने आप से बेहद भरे हुए नहीं हो? घमंडी हो तुम। तब तक लड़ो जब तक मछली मर न जाए या जाल टूट न जाए। आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपने उस बेकार स्पेनिश टीम को हरा दिया। मैं अकेले ही उनकी पूरी टीम को खत्म कर सकता हूँ, जैक ने तिरस्कारपूर्ण कहा। हाँ, निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ है। आइए अपना समय बर्बाद न करें, चीज ले ले और मेरी प्रेमिका और मुझे परेशान न करे। आदर्श ने अपना हाथ बढ़ाया। जैक ने मुस्कुराते हुए आदर्श की ओर देखा। तो तुम सिर्फ कायर हो। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अचानक लगा कि अब आपसे झगड़ा करना जरूरी नहीं है। यह वास्तव में बेहद आसान है। आदर्श भी मुस्कुराया। उस स्थान पर अचानक एक काला पर्दा छा गया। छायादार तलवारें जमीन पर गिर रही थी। प्रत्येक तलवार पर एक काली मोहर लगी हुई थी और तलवारें तेजी से एक डार्क कन्फाइनिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में मिल गई। आदर्श ने पिछली लड़ाई के दौरान पहले ही निक्ष शासन की स्थापना कर ली थी और इसकी अवधि समाप्त होने से पहले उसने गुप्त रूप से जाल बिछा दिया। जैक और उसके पीछे के 3 लोग इसमें फंस गए थे, लेकिन नंदिनी का मजाक उड़ाने वाली अमेरिकी प्रतिनिधि को अभी भी जाल में फंसना बाकी था। नंदिनी, अपनी बर्फ वापस ले लो, आदर्श ने कहा। नंदिनी ने ब्लैक ट्री स्पिरिट को जंगल में जमा दिया था और अब उनके काम आने का समय आ गया था। जैसे ही उसने बर्फ हटाई, ब्लैक ट्री स्पिरिट्स की पंक्तियों ने तुरंत उस जगह को घेर लिया। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल घूम रहा हो। जैसे जैसे अधिक ब्लैक ट्री स्पिरिट्स एकत्रित हुए, वह स्थान काली आकृतियों से रेंगने लगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रानी की हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने उग्र चीखें निकाली जिसमें मनुष्यों को टुकड़े टुकड़े करने की प्रबल इच्छा थी। जाने का समय, मेरे फॉर्मेशन लंबे समय तक नहीं रहेगी। आदर्श ने फंडामेंटल क्रिस्टल को दूर रख दिया और नंदिनी को अपने साथ खींचते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। नंदिनी के पास विंड एलिमेंट था। उसने बहुत पहले से ही अपने विंड विंग्स तैयार कर लिए थे। वह फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ गई और हवा के हल्के झोंके से आकाश में उड़ गई। इस बीच आदर्श ने डार्क में नोबल मेटल पहन लिया और गहरे काले जंगल में घुस गया। बिना किसी निशान के अदृश्य हो गया। फॉर्मेशन में फंसकर जैक ने उग्र चीख निकाली। फिर भी जैसे ही वे इससे मुक्त हुए, ब्लैक ट्री स्पिरिट्स ने उन्हें तुरंत घेर लिया। ब्लैक ट्री स्पिरिट्स के पास उल्लेखनीय डिफेंस और भारी संख्या थी। यहां तक कि नंदिनी ने उन सभी को मारने के लिए संघर्ष किया और उन्हें अपने आइस एलिमेंट से उन्हें फ्रीज करने के लिए ही मजबूर होना पड़ा। ब्लैक स्पिरिट ट्रीज से निपटने में जैक और उसके दल को निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। इसके अलावा यह बताना असंभव था कि जंगल के अंदर कितनी ब्लैक ट्री स्पिरिट्स थी। वे केवल इतना जानते थे कि जब ब्लैक ट्री स्पिरिट्स के बीच ट्री स्पिरिट कमांडर की मौत की खबर फैली तो पूरा जंगल बेचैन हो गया था। तुम भागने की हिम्मत मत करो। हन्ना एकमात्र व्यक्ति थी जो फॉर्मेशन में नहीं फंसी थी। जब उसने नंदिनी को आकाश में उड़ते देखा तो उसने उत्सुकता से अपने विंग मैजिक इक्विपमेंट बुलाए। अपने नीले पंख फड़फड़ाते हुए हन्ना तेजी से नंदिनी के पीछे आकाश में चली गई। वह करीब 200 मीटर पीछे थी। आसमान में ऊपर एक ऑब्जर्वर ईगल चक्कर लगा रहा था और उसकी कैमरे की आंखें इस दृश्य को कैद कर रही थी। जब हन्ना ने ऑब्जर्वर ईगल की एक झलक देखी तो वह खुश हो गई। यह उसके लिए नंदिनी की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके नाम कमाने का एक बड़ा मौका था। वह महिला दुनिया भर में एक गर्म विषय रही थी और अगर वह उसे हराने में कामयाब रही तो हर निश्चित रूप से उसका नाम याद रखेगा। साइलेंट डेडली बोल्ट। हन्ना ने अपने लाइटनिंग के मैजिक का इस्तेमाल किया और लाइटनिंग का एक घातक बोल्ट काले जंगल के ऊपर स्पेस से होकर गुजरा जिसका लक्ष्य नंदिनी थी।
नंदिनी ने पीछे से आने वाले जबरदस्त लाइटनिंग ऊर्जा को महसूस किया। उसने तेजी से छलांग लगाई और घातक लाइटनिंग के बोल्ट से बच गई। लाइटनिंग विस्फोट! हन्ना का हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके आदेश पर साइलेंट डेडली बोल्ट नंदिनी के करीब फट गया, जिससे क्षेत्र में चौंकाने वाली लाइटनिंग की चमक फैल गई। लाइटनिंग की चमक लगभग बादलों तक पहुंच गई। नंदिनी ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने विंड पंख वापस ले लिया और खुद को उनके अंदर लपेट लिया, देवदूत पंखों की एक जोड़ी की तरह अपनी रक्षा की। यह दूसरे लेवल के विंड विंग्स का प्रभाव था। आश्रय शक्तिशाली हमलों से मैजिशियन की रक्षा के लिए विंड विंग्स को ढाल में बदलने की क्षमता। नंदिनी की रक्षा करने वाले विंड विंग्स के साथ वह जमीन पर सरक रही थी और हन्ना पर नजर डाली, जो लगातार उसका पीछा कर रही थी। भागो मत, मुझसे लड़ो! हन्ना जोर से चिल्लाई। आदर्श ने नंदिनी के साथ जमीन पर फिर से इकट्ठा हो गया था। स्पष्टतः उसके मन में उस पगली के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। उसने बस शाप दिया, अरे बूटो वाली, हमारे पास वास्तव में इसके लिए टाइम नहीं है। इन ब्लैक ट्री स्पिरिट्स के आतिथ्य का आनंद ले। आदर्श ने एक बार फिर डार्क नोबल मेटल को सक्रिय किया। इस बार आदर्श ने नंदिनी को अपने साथ से ही शैडो में खींच लिया। हन्ना अब यह बताने में सक्षम नहीं थी कि वे कहां गए थे। हन्ना गुस्से से लगभग आसमान से गिर पड़ी। यह सच था कि उसका रंग खराब था और उसे इसका जिक्र करने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। आदर्श से गंभीर झटका मिलने के बाद वह लगभग अपनी शांति खो बैठी थी। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर चिल्लाने लगी। लाइटनिंग की कई चमकें भयंकर रूप से गिरी और उसके चारों ओर बेतहाशा नाचने लगी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।